नमस्ते बच्चों, आज हम लेंज का नियम, जो लेंज थे उन्होंने जो नियम दिए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेंज का जो नियम है, इसकी सहायता से हम प्रेरित धारा की दिशा, हमने कल पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो जो प्रेरित धारा की अब दिशा है वह किस दिशा में होगी, वह लेंज के नियम की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लेंज का जो नियम है वो यह कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा है वह इस प्रकार होती है कि वह इस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह क्या होती है, स्वयं उत्पन्न हुई होती है। तो उन्होंने लेंज का ये नियम दिया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में जो क्या है, प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह इस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो ये जो है लेंज का नियम है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह इस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं क्या होती है, उत्पन्न हुई है। यदि हम देखें चित्र के माध्यम से तो NS एक दंड चुंबक है। अब यदि हम देखें तो यदि NS दंड चुंबक को हम पास लाएं तो प्रेरित जो धारा की दिशा है वह वामावर्त दिशा में, इस प्रकार से वामावर्त दिशा में होगी। तो हम NS दंड चुंबक के N सिरे को किसी कुंडली के यदि हम पास में लाते हैं तो जो धारा की दिशा है वो वामावर्त दिशा में होती है। तो जब हम पास लाएंगे N सिरा यदि है तो हम प्रेरित धारा die की जो दिशा है उसे वामावर्त दिशा में है यह कहेंगे। और यदि हम दूर ले जाएं, NS ये दंड चुंबक है, इसे हम दूर ले जाएं तो दूर ले जाने पर जो धारा की दिशा होगी वह अब विपरीत हो जाएगी दक्षिणावर्त दिशा में। तो इस प्रकार से यदि हम कहें तो N सिरे को यदि हम पास लाते हैं तो प्रेरित धारा की जो दिशा है वह वामावर्त होगी। और
यदि हम दूर ले जाते हैं, एन सिरे को दूर ले जाते हैं, तो जो धारा की दिशा है वह दक्षिणावर्त होती है। तो लेंज का जो नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह इस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं व्युत्पन्न हुई है। तो इसमें हम वामावर्त और दक्षिणावर्त जो दिशा है लेंज के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लेंज के नियम से हम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। अब फ्लेमिंग जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने भी प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम बताया जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो आइए हम देखें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कि उन्होंने अपने नियम में क्या बताया। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम है कि हमारा जो दायां हाथ है, हम यदि चित्र के माध्यम से यदि बनाएं तो मान लीजिए कि हमारा क्या है, दायां हाथ है। तो दायां हाथ में अंगूठा है और तर्जनी है और मध्यमा है। तीनों को हम इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों क्या हों, एक दूसरे के लंबवत हों। तो हम इस प्रकार से करेंगे कि ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत। इस प्रकार से हम फैलाएंगे। तो तीनों जो हैं, हमारा अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। इस प्रकार से ये स्थिति होगी। तो चित्र के माध्यम से यदि हम देखें तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि दाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा
दाएं हाथ का हो गया अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इनको इस प्रकार से फैलाएं, को इस प्रकार फैलाओ कि वे परस्पर लंबवत हो। अब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा को, चालक की गति की दिशा को एवं तर्जनी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे ये जो अंगूठा है ये गति की दिशा को प्रदर्शित करता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये जो आपका मध्यमा है, ये जो मध्यमा है यह आपका प्रेरित धारा की दिशा प्रदर्शित करेगा। प्रेरित धारा तो इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से यदि देखें तो हम कहेंगे कि यदि हम पहले परिभाषा देखें कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का ये हमारा अंगूठा है, दाएं हाथ का अंगूठा ये तर्जनी और ये मध्यमा, इसको हम इस प्रकार से फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों। तो कैसे फैलाएंगे? इस प्रकार से हम ये इनके बीच 90 अंश हुआ, ये इनके बीच 90 अंश हुआ, तो इस प्रकार से ये स्थिति निर्मित होगी। इस प्रकार से हम फैलाएंगे कि ये परस्पर तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। अब यदि अंगूठा, ये हमारा अंगूठा है, ये चालक की गति की दिशा को, ये चालक की जो गति है इसकी दिशा को प्रदर्शित करे, ये जो तर्जनी है यह क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये जो हमारा मध्यमा है इसकी जो दिशा होगी वह प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम प्रेरित धारा की जो दिशा है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है कि दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों। अब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा जो है प्रेरित धारा की दिशा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और चित्र के माध्यम से देखें तो इस प्रकार से हमें जो है इस प्रकार से आपको संरचना प्राप्त होगी। तो इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। स्वप्रेरण की घटना होती है, तो स्वप्रेरण क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। स्वप्रेरण
स्वप्रेरण। स्वप्रेरण जो होता है, हमने कुंडली देखा है, तो जब किसी भी कुंडली में बहने वाली जो विद्युत धारा है, तो कुंडली है उसमें बहने वाली विद्युत धारा के मान में यदि परिवर्तन किया जाए तो उस कुंडली में बद्ध चुंबकीय जो फ्लक्स है उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। तो हम जब विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। तो स्वयं से प्रेरित होकर विद्युत धारा का वहाँ पे उत्पन्न होना कहलाता है स्वप्रेरण। तो पूरी जो घटना है उसे हम कहेंगे स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण की यदि हम परिभाषा कहें तो जब किसी कुंडली में, हम लिखेंगे, जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इस कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और इसी घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। तो आप लिखेंगे, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो स्वप्रेरण की यदि हम परिभाषा कहें तो जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इस कुंडली में बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और ये जो पूरी घटना है, इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब यदि हम इसका प्रायोगिक प्रदर्शन देखें कि प्रायोगिक रूप से स्वप्रेरण की घटना यदि हो रही है तो हम कैसे यह पता लगाएंगे कि स्वप्रेरण की घटना होती है। तो इसके लिए हम एक कुंडली लेंगे। ये हमारे पास कुंडली है। तो कुंडली में दो सिरे हैं, तो ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। अब इस कुंडली के दोनों सिरों पर एक हम बल्ब लगा दें। तो ये हमारा एक बल्ब है। अब बल्ब को हम एक सिरे को हम बैटरी से जोड़ दें, धन सिरे और ये ऋण सिरे। तो सेल है हमारा यहाँ पे ई। तो सेल के धन सिरे और ऋण सिरे को हम क्या करें, एक धारा नियंत्रक RH हम लोग लेते हैं, धारा नियंत्रक। यहाँ से हम धारा के मान को हम
कम ज़्यादा कर सकते हैं और साथ में इसे हम कुंजी से जोड़ देते हैं। कुंजी है या प्लग है, उससे हम जोड़कर दूसरे सिरे से इस प्रकार से हम व्यवस्थित करें तो ये हम प्रायोगिक तौर पे देखें कि जब कुंजी के यहाँ पे जो कुंजी के है इसको आप यदि दबाएंगे तो कुंजी के को जब यहाँ पे इसके संपर्क में लाएंगे तो जो है सेल से धारा क्या होगी, प्रवाहित होने लगेगी। यहाँ पे विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होगा, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और इसके कारण से ये जो बल्ब है, बल्ब में जब इसको आप जैसे ही दबाते हैं तो क्या होगा, बल्ब जो है वह जलना प्रारंभ करेगा। तो बल्ब से जो है वह प्रकाश आना प्रारंभ करता है। जैसे ही आप हटाएंगे, जैसे ही कुंजी को आप दबाकर यदि हटाते हैं तो बल्ब जो है वह तेजी से क्या होगा, जलेगा और जलकर क्या होगा, बूझ जाएगा। तो जब हम यहाँ पे दबाते हैं तो बल्ब जलता है। जलने के पश्चात जैसे ही दबाकर हम छोड़ें तो इस कुंडली में जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ, जिससे जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, उसके कारण यह बल्ब जो है तेजी से जलकर क्या होगा, बुझ जाएगा। तो इस प्रकार से जलकर जब बुझ जाता है तो जलकर तेज प्रकाश का होना, तो तेज जो प्रकाश यहाँ पे उत्पन्न हुई वो किसके कारण हुई, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसके कारण उत्पन्न हुई। और यहाँ पे स्वप्रेरण जो घटना है उसकी क्या होती है, पुष्टि होती है। तो तेजी से जलकर बुझ जाना, तो यहाँ पे तेजी से जलकर जो बुझ जाता है, ऐसा होना स्वप्रेरण के कारण होता है। तो ये जो घटना है वह स्वप्रेरण के कारण कहलाती है। कभी कभी आपने देखा है कि घर में जो बल्ब होते हैं, बल्ब जो है वो एकाएक क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो बल्ब का जो फ्यूज होना वह किसके कारण होता है, स्वप्रेरण के कारण होता है। तो बल्ब का जो फ्यूज होना है वह स्वप्रेरण की घटना के कारण होता है। तो यहाँ पे हमने ये बनाया, ये इसका क्या है, प्रायोगिक प्रदर्शन है। इसे हम लिख लें यहाँ पे, प्रायोगिक प्रदर्शन। तो स्वप्रेरण का यहाँ पे हमने प्रायोगिक प्रदर्शन इस प्रकार से यदि व्यवस्था करें तो हम स्वप्रेरण की घटना को देख सकते हैं। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरण पर ही आधारित है। स्वप्रेरकत्व या हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, तो हमने देखा कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, उसमें प्रवाहित जो धारा है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक हम किस प्रकार से निकालें, तो हमने जो कुंडली देखा है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है।
कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने देखा कि कुंडली से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जो बंद चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो धारा के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसमें प्रवाहित धारा की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम यह जानते हैं कि धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। तो I हमारी क्या होती है, धारा। तो यदि धारा क्या हो, I हो, तो I क्या है, धारा है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। हमने पढ़ा है कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि धारा जो है वह I हो, यदि प्रवाहित धारा I तथा बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जिसे हम क्या से दर्शाते हैं, फाई से। तो यदि धारा I तथा बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो, फाई हो, तो हम कहेंगे कि जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वह क्या होता है, फाई किसके अनुक्रमानुपाती है, उसमें प्रवाहित धारा के। तो फाई अनुक्रमानुपाती I। तो हमने यहाँ पे जो शब्दों में लिखा है उसी को यहाँ पे हम लिखे संकेत में कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई अनुक्रमानुपाती होता है प्रेरित जो धारा है I के। तो फाई अनुक्रमानुपाती I। अब हम यह जानते हैं कि कभी भी हम अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं, उसके स्थान पे हम बराबर लगाते हैं। तो फाई बराबर वहाँ पे एक नियतांक, तो यहाँ पे हम एक नियतांक लेंगे L और साथ में होगा I। तो ये जो नियतांक है L, यही स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। तो जो हमने यहाँ पे नियतांक जो लगाया है L, यह कहलाता है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। और इसका जो मान है वह कुंडली के जो आकार है, कुंडली हम जो प्रयोग में लाते हैं उसके आकार, आकृति किस माध्यम में है, कुंडली में जो फेरों की संख्या है उस पर निर्भर करता है। और उस कुंडली का क्या कहेंगे, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो ये जो हमने निकाला है फाई बराबर L इंटू I, इसे आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1। और आप कहेंगे कि L जो है क्या है, एक नियतांक है, इसका मान आकार, आकृति, फेरों की संख्या, माध्यम पर निर्भर करती है। और उस कुंडली का क्या कहलाता है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। अब यदि ये जो L है यही हमारा क्या कहलाता है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। अब यदि हम I का मान, जो बहने वाली धारा है उसका मान यदि 1 रखें, I बराबर 1, तो I बराबर हम यदि 1 रखें तो क्या होगा, फाई किसके बराबर होगा, L के। तो यदि बहने वाली धारा क्या हो, एकांक हो तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो हम कहेंगे कि किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के क्या होता है, बराबर होता है। जो कुंडली में एकांक धारा, हमने एकांक धारा प्रवाहित की है, तो जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो हम यदि धारा का मान एकांक लें तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान किसके बराबर होगा, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो L है यही आपका क्या है, स्वप्रेरकत्व तो
L जो है वह स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। अब जो फैराडे हैं, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर दो नियमों का प्रतिपादन किया था। हमने पढ़ा था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जिसमें हम द्वितीय नियम से यदि देखें तो दूसरा जो नियम था उस नियम को लेकर हम चलें तो हम आगे देखते हैं कि फैराडे के द्वितीय नियम से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से तो जो दूसरा नियम हमने देखा था उसमें जो विद्युत वाहक बल है E बराबर, हम लोग ने कल पूर्व की जो कक्षा है उसमें हमने पढ़ा है कि माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये इतना होता है, हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है। E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी ये होता है, या इसी को हम लिखते हैं माइनस डी बाई डी टी। अब फाई बराबर हमने अभी निकाला था, अभी हमने देखा था कि फाई बराबर हमने लिया था एल आई, अभी हमने निकाला था कि फाई अनुक्रमानुपाती आई और अनुक्रमानुपाती हटाया था तो क्या आया था, फाई बराबर एल आई। तो हम यहाँ फाई के जगह क्या रख सकते हैं, एल आई, तो यहाँ पे हम फाई के स्थान पे क्या रख दिए, एल आई रखे। अब इसी को हम लिख सकते हैं माइनस, अब एल जो है क्या है, नियतांक है, तो एल नियतांक होने के कारण इसे हम पहले लिखे, बाहर निकाल लिए और ये लिखेंगे डी बाई डी टी और हमारे पास शेष बचेगा फाई। तो इस प्रकार से माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से ये हमें फैराडे के द्वितीय नियम से प्राप्त हुआ है कि E बराबर ऋण एल डी आई अपॉन डी टी, और यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी जो प्रकृति है वह होता है विरोधी, एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। तो ऋण चिन्ह प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरोधी प्रकृति का प्रतीक है, ये ऋण चिन्ह हम इसलिए लगाते हैं। अब इस समीकरण 2 में यदि हम धारा को क्या लेते हैं, एकांक, तो यहाँ पे जो धारा है वह क्या है, डी आई अपॉन क्या है, डी टी। तो डी आई अपॉन डी टी बराबर हम क्या रखें, यदि एक रखें, एकांक रखें, तो इस स्थिति में देखें तो E बराबर ये पूरा हो गया 1, तो क्या बचेगा, ऋण L, ये हो गया ऋण L। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो कहेंगे कि किसी भी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है आंकिक रूप से उस विद्युत वाहक बल, देखिए ये विद्युत वाहक बल है, ये स्वप्रेरकत्व है, तो जो स्वप्रेरकत्व है वह आंकिक रूप से विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है, जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितनी है, इकाई है, तो इकाई होने पर क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम E बराबर, E क्या है, विद्युत वाहक बल है, और L क्या है, L जो है वह है स्वप्रेरकत्व, इसके क्या होता है, बराबर होता है। तो दोनों, इसके पूर्व जो हमने वहाँ पे जो स्थिति हम कह रहे थे और यहाँ पे दोनों क्या होती है, ये हमारा द्वितीय नियम से है, और वो फाई बराबर एल हमने निकाला। तो दो चीज़ें हमने निकाली कि फाई बराबर होता है एल के और ई बराबर होता है ऋण एल के। तो इस प्रकार से हमने दो
चीज़ें अभी हमने देखी। यहाँ ई विद्युत वाहक बल है, यहाँ पे फाई जो है वह बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। अब समीकरण हमने एक लिया है, समीकरण एक से हम देखें तो द्वितीय नियम से हमने स्वप्रेरकत्व की व्याख्या की। द्वितीय नियम जो फैराडे का था उसके अनुसार हमने देखा। अब हमने पहला जो समीकरण प्राप्त किया था वह था फाई बराबर एल इंटू आई। हमने ये पहला समीकरण अभी प्राप्त किया था जिसे हमने समीकरण एक नाम दिया था। अब यदि इसमें हमको स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कि L हमारा क्या है, स्वप्रेरकत्व है। इसका मान यदि हम निकालना चाहें तो I कहाँ आ जाएगा, इस फाई के बटे में, तो L बराबर फाई बटे क्या होगा, I। तो स्वप्रेरकत्व जो है L बराबर फाई जो है वह बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बटे धारा, I जो है क्या है, धारा है। तो L बराबर फाई अपॉन क्या होगा, I होगा। अब यदि इसके पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो स्वप्रेरकत्व है या स्वप्रेरण जो गुणांक है इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका जो मात्रक है आप याद रखिए, SI पद्धति में मात्रक किसका, स्वप्रेरकत्व का, यह होता है हेनरी। और इसका जो संकेत हम लिखें तो कैपिटल H, तो कैपिटल H से हम दर्शाते हैं। तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक है SI पद्धति में वह होता है हेनरी और संकेत हम इसे H से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखें कि फाई बराबर एल आई है तो एल बराबर फाई बटे क्या होगा, आई होगा। फाई जो है बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। यदि हम बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करें तो कुंडली में यदि हम धारा प्रवाहित करें 1 एम्पियर, कितना प्रवाहित करें, 1 एम्पियर यदि हम धारा प्रवाहित करें तो बद्ध चुंबकीय जो फ्लक्स है मान में परिवर्तन यदि होगा 1 वेबर, हम बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को वेबर से प्रदर्शित करते हैं, तो हम कहेंगे कि यदि किसी भी कुंडली में, कोई कुंडली है उसमें 1 एम्पियर की धारा यदि प्रवाहित करें तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है उसके मान में कितना परिवर्तन होता है, 1 वेबर हो जाता है। तो उस जो कुंडली, तो वो जो कुंडली का स्वप्रेरकत्व है L, उसे हम कहेंगे 1 हेनरी, 1 हेनरी। तो अभी हमने देखा कि SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, हेनरी। और 1 हेनरी हम कब कहेंगे, जब यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है 1 वेबर, तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। तो 1 हेनरी कब होता है, जब 1 एम्पियर की आप धारा प्रवाहित करेंगे और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाए, 1 वेबर, तो वह कहलाएगा 1 हेनरी। अर्थात 1 वेबर बटे 1 एम्पियर बराबर कहलाएगा 1 हेनरी। इसी प्रकार से हमने अभी समीकरण 2 लिया था। समीकरण 2 में हमें समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में हमने क्या लिया था, E बराबर ऋण L di बटे dt, ये हमारा समीकरण 2 था। अब इसमें यदि हम ये 2 ऋण चिन्ह है, ये ऋण चिन्ह है, इसे हम यदि हटा दें तो ऋण चिन्ह को हम ना लें और
यदि L का मान निकालें तो L बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, इस L का मान निकालना है तो di बटे dt कहाँ आ जाएगा, इस E के अपॉन में आएगा, तो E बटे क्या हो जाएगा, di अपॉन dt, di अपॉन dt। तो इस प्रकार से समीकरण 2 हमारा जो है, इससे हमने L का मान निकाला तो L यहीं पे रहेगा, तो ये नीचे आ गया, तो L बराबर E अपॉन di अपॉन क्या होगा, dt होगा। अब यदि हम यहाँ पे di अपॉन dt क्या है, धारा है, तो धारा यदि हम 1 एम्पियर, अब बटे में क्या है, ये धारा हुई 1 एम्पियर, बटे में क्या है dt से क्या होगा, समय किस में होता है, सेकंड, तो 1 एम्पियर बटे में है तो हम क्या लिखेंगे, प्रति सेकंड। तो 1 एम्पियर प्रति सेकंड क्या करें, कुंडली में धारा के मान में यदि हम परिवर्तन करें तो उसमें जो विद्युत वाहक बल E क्या है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल का जो मान है वह यदि 1 वोल्ट हो जाए, कितना वोल्ट, 1 वोल्ट यदि हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 हेनरी कहेंगे। तो इस प्रकार से हम समीकरण 2 से हम विद्युत वाहक बल के लिए देखें तो हमें प्राप्त हुआ कि किसी भी कुंडली में यदि धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर प्रति सेकंड यदि करें तो उसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उसका मान कितना हो जाता है, 1 वोल्ट हो जाता है। तो जो स्वप्रेरकत्व है, उस कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है उसे हम क्या कहेंगे, 1 हेनरी कहेंगे। तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। हेनरी जो है स्वप्रेरकत्व का जो बड़ा मात्रक है, हम बड़े मात्रक के रूप में हेनरी को लेते हैं, और यदि हम स्वप्रेरकत्व के छोटे मात्रक लें, छोटे मात्रक के रूप में लें तो छोटे मात्रक स्वप्रेरकत्व का मिली हेनरी या हम माइक्रो हेनरी भी लेते हैं। तो ये जो हेनरी हम लिया है मात्रक, ये स्वप्रेरकत्व का बड़ा मात्रक है। छोटे मात्रक में हम क्या लेते हैं, छोटे मात्रक के रूप में हम लेते हैं मिली हेनरी और माइक्रो। तो मिली को हम m से दर्शाते हैं, तो हम मिली हेनरी को m और हेनरी को h से दर्शाते हैं। तो मिली हेनरी को हम इस प्रकार से संकेत के रूप में लिखें तो स्मॉल m कैपिटल H के रूप में लिखेंगे, और माइक्रो हेनरी, माइक्रो मतलब म्यू, तो माइक्रो हमको म्यू से दर्शाते हैं और हेनरी को कैपिटल H से। तो इस प्रकार से हम स्वप्रेरकत्व के छोटे मात्रक देखें तो मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी होता है। अब इनमें संबंध यदि हम देखें तो 1 मिली हेनरी, 1 मिली जो हेनरी है, मिली हेनरी हम mH से दर्शाते हैं, तो 1 मिली हेनरी बराबर होता है 10 की घात ऋण 3 हेनरी है। 10 की घात ऋण 3 हेनरी, हेनरी को हम H से दर्शाते हैं। तो 1 मिली हेनरी बराबर होता है 10 की घात ऋण 3 हेनरी के, ऋण 3 ऋणात्मक लगा है, अर्थात क्या हो गया, ये छोटा मात्रक हो गया। उसी प्रकार से माइक्रो यदि देखें तो माइक्रो है 1 माइक्रो हेनरी, माइक्रो हेनरी को हम म्यू H से दर्शाते हैं, तो वह होता है 10 की घात ऋण 6 हेनरी के। तो ये आप याद रखिएगा कि 1 मिली हेनरी बराबर होता है 10 की घात ऋण 3 हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी बराबर होता है 10 की घात ऋण 6 हेनरी। स्वप्रेरकत्व का यदि हम विमीय सूत्र लिखें, विमीय सूत्र,
तो विमी सूत्र होता है ml स्क्वायर t माइनस 2 और a माइनस 2। तो आप याद रखिए कि स्वप्रेरकत्व का विमी सूत्र ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 2 होता है। तो इस प्रकार से हमने स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक के बारे में पढ़ा, जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। एक बार हमने बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के लिए पढ़ा और एक बार द्वितीय नियम से विद्युत वाहक बल के बारे में अध्ययन किया। लेंज के नियम का अध्ययन किया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का हमने नियम का अध्ययन किया। इसके पश्चात हम इस पर आधारित आंकिक प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।